Hi, welcome all of you on platform of Yourpedia Education. And Yourpedia Education is the channel जिसके ऊपर हम लोग इंटरेक्शन विद विजनरीज भी एक मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। विजनरीज के साथ हमारी इंटरेक्शन होती है। विजनरीज आर द पीपल जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कुछ स्ट्रगल के साथ अचीव किया होता है और उनके एक्सपीरियंस हम सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन लोगों में विजनरीज जो लोगों की मैं बात कर रहा हूं, इनमें कुछ होता है ऐसा, कुछ ऐसी इनके अंदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं जो इनको इतना सक्सेसफुल बनाते हैं। इन विजनरीज का फेलुअर से डिमोरलाइजेशन नहीं होता। ये एक अपना विजन लेके चलते हैं जो होलिस्टिक होता है। ये छोटा विजन नहीं होता कि साहब जॉब कर ली या हमने कोई छोटे सा इनकम जनरेट कर लिया। दे थिंक वेरी बिग, इवन इफ जिस स्टेज पे बड़ा सोचते हैं वो स्टेज पे शायद वो बड़ा सोचने वाली स्टेज नहीं होती, लेकिन स्टिल दे थिंक वेरी बिग एंड अटेन दैट ऑल्सो। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होता है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं। और इनमें जो इनका विजन होता है वो अपना फैमिली या अपना स्मॉल ग्रुप नहीं होता, वो होलिस्टिक होता है। मे बी नेशन या सोसाइटी या सिविलाइजेशन, ऐसा कुछ विजन होता है। आई एम लकी कि मेरे को ऐसे विजनरीज के साथ बात करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। आई रिक्वेस्ट देम एंड दे ग्रेशियसली गिव मी द अपॉर्चुनिटी। इस वीडियो में मैं एक ऐसे ही विजनरी के साथ इंटरेक्शन का वीडियो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जिसमें हमारा इंटरेक्शन मेरा एक विजनरी के साथ हुआ है। And that visionary is Harjinder Singh Chima. He is the person with whom I will interact today. इनके साथ मेरी इंटरेक्शन हुई और ये हरजिंदर सिंह चीमा, चीमा बॉयलर्स लिमिटेड के जो पंजाब चंडीगढ़ के पास एक इंडस्ट्री है, बॉयलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसके ओनर हैं। और ऑल्सो ही इज मोहाली जोन, चंडीगढ़ में जो मोहाली जोन है उसके CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के चेयरमैन भी हैं, CII के चेयरमैन भी हैं। इससे पहले कि मैं और थोड़ा सा बताऊं सर के बारे में और आप इनका वीडियो देखें, और जरूर देखें क्योंकि ये मोटिवेशनल वीडियो है काफी। मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं। इन्होंने ग्रेजुएशन किया मैराइन इंजीनियरिंग में पुणे से। उसके बाद ऑब्वियसली मैराइन इंजीनियरिंग में जब आप करते हैं, और उससे पहले स्टोरी इनकी है कि इनके पेरेंट्स वगैरह वो लाहौर से जब पार्टीशन हुआ तो आए, वहां पे अच्छा सेटअप था, लेकिन जब इंडिया में वापस आए तो कुछ भी नहीं था हाथ में, स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा। तो वो स्ट्रगलिंग स्टोरी है। उसके बाद इन्होंने इंजीनियरिंग किया, तो जैसे कोई भी मैराइन इंजीनियरिंग करेगा उसके बाद मर्चेंट नेवी में जॉब ज्वाइन करेगा, तो उसके बाद अच्छी इनकम जनरेट करेगा। मर्चेंट नेवी में कंफर्टेबल लाइफ है, आप 6 मंथ्स कमाते हो, 6 मंथ्स घर में रहते हो। इनको भी अपॉर्चुनिटी मिला एंड इन्होंने भी एक कंपनी ज्वाइन किया मैराइन इंजीनियरिंग के बाद। जब इनकी ज्वाइनिंग हुई तो ये कैप्टन से इन्होंने पूछा कि सर ये बताइए कि हम शिपिंग ज्वाइन कर रहे हैं, जॉब करेंगे, लेकिन हमने सोसाइटी के लिए क्या किया? क्योंकि चीमा सर का बहुत इंक्लिनेशन भगत सिंह वगैरह की तरफ था कि भगत सिंह वगैरह ने तो कुछ किया, हमने सोसाइटी के लिए क्या किया? हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो जो कैप्टन थे शिप के, उन्होंने बोला कि भाई अगर तू सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है तो ऐसा करके अपनी शिपिंग कंपनी खोल ले। तो ये सरप्राइज हुए कि शिपिंग कंपनी तो मैं नहीं खोल सकता। फिर अगले दिन कैप्टन ने उनको एक आदमी से मिलाया जिसके 125 शिप थे। अब इन्होंने कैलकुलेशन मारा कि 125 शिप तो पूरी लाइफ में नहीं ले सकते, शिप बहुत महंगा होता है, कैसे पॉसिबल है? तो देन ही रियलाइज्ड कि देखो जो आदमी करता है वो इसी लाइफ में करता है, बहुत लाइफ नहीं चाहिए होती। जिसने जो बड़ा किया वो इसी लाइफ में किया। JW मैरियट ने अगर 2500 या 2000 5 स्टार होटल बनाए पूरी दुनिया में, तो एक ही लाइफ में बनाए। और वहां से इनका मोटिवेशन मिला कि नहीं, जो करना है इसी लाइफ में करना है और कुछ बड़ा करना है। और उसके बाद इन्होंने शिपिंग कंपनी में जो जॉब करने के बाद कुछ इंडस्ट्री में भी जॉब किया। वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इंडस्ट्री जॉब के बाद उनको आइडिया मिला, और जैसे बहुत से हम में से लोग हैं जो इंडस्ट्रीज में जॉब कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि साहब मैं अपना क्या करूं, तो उन्होंने उस इंडस्ट्रीज को छोड़ा और अपनी कंपनी स्टार्ट की। और आज ये 4th लार्जेस्ट बॉयलर मैन्युफैक्चरर इंडिया के हैं। और इनका जब इन्होंने स्टार्ट किया सारा काम तो 10,000 रुपए जेब में थे, और आज ये 2,500 मिलियन 2,500 मिलियन इनका टर्नओवर है। 400 इंजीनियर्स इनके पास काम करते हैं, और 30 एकड़ में इनका एक प्लांट है जो पंजाब में है, मोहाली में है। सो दैट मीन्स इज डूइंग वेरी गुड। और अब इन्होंने अपना टाइम जो स्पेंड करते हैं, तो सर का अब जो टाइम है दैट इज फॉर कॉलेजेस में जाके स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करते हैं ये लोग सर। और सर का एक मिशन है कि मैं 2000 लोगों का, यंगस्टर्स को एंटरप्रेन्योर बनाने में हेल्प करूंगा और उनका दिमाग खराब करूंगा। दैट इज व्हाट ही सेज कि दिमाग खराब करना मींस उनमें वो बग
को कीड़ा डालना है मोटिवेशन का, कि जिससे वो एंटरप्रेन्योर बने और प्रॉब्लम को, इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करें। थिंकिंग बिग, नॉट टू गेट डिमोरलाइज, पॉजिटिव सोचो, घबराने की बात नहीं है, रिस्क होता है लेकिन रिस्क लेना चाहिए लाइफ में, एक ही लाइफ मिली है, बिना रिस्क लिए लाइफ काट दी तो क्या लाइफ काटी। तो इन विजन्स के ऊपर सर आगे प्रोसीड कर रहे हैं। मैं अब आपको थोड़ा सा बताता हूँ सर के बारे में। दिस इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट हिम। लाइक मैराइन इंजीनियरिंग कॉलेज से इन्होंने, नेवल कॉलेज से पुणे से इन्होंने इंजीनियरिंग किया। उसके बाद इन्होंने मैराइन इंजीनियरिंग इंडियन नेवी के साथ काम किया, फिर थर्मैक्स लिमिटेड के साथ इन्होंने काम किया, और उसके बाद इन्होंने अपना चीमा इंजीनियरिंग सर्विसेज या चीमा बॉयलर्स लिमिटेड को इन्होंने क्रिएट किया। तो बहुत ही ब्रीफली दिस इज हिज प्रोफाइल, कि इनको थर्मैक्स लिमिटेड में जब इन्होंने जॉब किया 12 साल, तो इनको काफी एक्सपोजर वहां से मिला, वहीं से इनको शायद आइडिया भी यहां से आया होगा कि ये मेरे को करना है। और बाकी इन्होंने 1990s में फिर इन्होंने अपना काम करना स्टार्ट किया इन द नेम ऑफ चीमा इंजीनियरिंग सर्विसेज, लेकिन 1999 में इन्होंने फुल फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर दिया पंजाब में। तो इन्होंने ये एक्टिविटी इनका इनिशिएट हुआ। पेटेंट्स भी हैं सर के नाम पे, यूएस बेस्ड पेटेंट्स है, और ये इनका ग्रुप है चीमा बॉयलर्स लिमिटेड, जिसका मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो इन्होंने सारे के सारा यहाँ पे क्रिएट किया है। और ये हर साइज का, जो आप में से इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, वो जानते हैं कि बॉयलर अलग अलग कैपेसिटी का होता है, एंड चीमा बॉयलर इज द ओनली सेकंड कंपनी जो हर साइज का बॉयलर्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड ही इज इनटू मेनी मेनी एक्टिविटीज। सो ये सर का एक एक्टिविटीज का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, कैसे कैसे स्टार्ट हुआ और अब कहां पे एग्जिस्ट करते हैं। और ये हर डोमेन में, जो इनकी फील्ड से रिलेटेड डोमेन है, उसमें चीमा बॉयलर इज वर्किंग एज ऑफ नाउ। सो आई एम वेरी श्योर ये जो इंटरेक्शन मैं आपको सर के साथ अभी दिखाऊंगा, ये काफी मोटिवेशनल इंटरेक्शन है, आपको इसमें से बेनिफिट होगा। तसल्ली से जब टाइम हो तो इसको सुनिए, और सर के जो व्यूज हैं, पॉइंट्स हैं, वो एक ऐसे सक्सेसफुल आदमी के व्यूज हैं जो बेसिकली हमें लाइफ में बहुत कुछ सिखाएंगे। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, आप इसको सुनिए एंड ट्राई टू गेन इन लाइफ फ्रॉम हिम। थैंक यू। Hi, welcome all of you, and you are watching the series on interaction with the visionaries। और आज मेरे साथ चीमा बॉयलर्स के ओनर एच.एस. चीमा सर हैं यहाँ पे, और इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड कि मैं सर के साथ बैठ के सर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर मतलब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई डोंट वांट, बिकॉज इंट्रोडक्शन मैं पहले ही आपको दे चुका हूँ सर का, और अब हम सर से ही डायरेक्टली कुछ पूछते हैं। आई हैव मेड सम क्वेश्चनियर जो हम सर से आज पूछेंगे। आई विल डिस्कस विद सर, एंड सर की बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी रही है, मतलब जिसको बोल सकते हैं कि एक टिपिकल एंटरप्रेन्योर की जर्नी होनी चाहिए, फुल ऑफ स्ट्रगल, फुल ऑफ अचीवमेंट्स, एंड एक बहुत ही मोटिवेशनल है। मतलब जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, दोज ऑफ यू जो एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, जिनको आइडियाज़ कंसीव करना चाहते हैं, तो सर के इन इंटरेक्शन से आपको बहुत पॉइंट सीखने को मिलेंगे। तो अब डायरेक्टली आई स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद सर। सर मेरा पहले तो थैंक्स अ लॉट सर, आपने टाइम दिया एंड इंटरेक्शन। हाँ सर, मेरे जो चैनल है उसके ऊपर देयर आर लैक्स ऑफ इंजीनियर्स जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, जो बीटेक कर रहे हैं, मास्टर्स एंड पीएचडी कर रहे हैं जी जी, और इनमें से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इंडस्ट्री के लिए एस्पायर करते हैं सर, जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एस्पायर करते हैं, हायर एजुकेशन के लिए एस्पायर करते हैं जी। तो मैं जितने भी क्वेश्चंस पूछूंगा सर, वो उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन सर आपसे आप ही के बारे में है कि आप अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। देखो बच्चों, मैंने 10,000 से बिजनेस स्टार्ट करी है, और आज हम 2500 मिलियन पर हैं। 400 इंजीनियर हमारे पास काम करते हैं, और 600 की वर्कफोर्स है, और इंडिया में हम चौथे नंबर के बड़े बॉयलर मैन्युफैक्चरर हैं। और जो हमारी रेंज है, एक थर्मस कंपनी और एक हम, इंडिया में 2 ही कंपनियां हैं जो सारे रेंज के बॉयलर बनाते हैं। बाकी जो कंपनियां हैं वो खाली हायर रेंज के बॉयलर बनाते हैं, जैसे BHEL वगैरह है, इस जग वगैरह है, वो लोग छोटे बॉयलर नहीं बनाते। और हम लोग छोटे मतलब आधा टन से ले करके और 200-250 टन तक का और 110 बार प्रेशर तक का बॉयलर बनाते हैं। जो इंजीनियर है उनको समझ में आएगी कि बॉयलर क्या चीज़ है। अच्छा, इसमें चीमा सर आपको ये पहले तो कहाँ से आइडिया आया कि बॉयलर्स वाली कंपनी ही आपने बनानी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि जब मैं छोटा था, 5वीं क्लास से लेके 8वीं क्लास तक, तो हमारे लकड़ी के डेस्क होते थे। आजकल तो सनमाइका वाले आ गए, उस टाइम लकड़ी के होते थे, आम की लकड़ी के, और उसके ऊपर प्रकार से
हिंदी में नाम लिखा होता था। जैसे मेरा नाम हरजिंदर है तो हिंदी में हरजिंदर लिख दिया, क्योंकि इंग्लिश वहाँ छठी के बाद स्टार्ट होती थी, 6th के बाद। तो 5वीं तक तो इंग्लिश किसी को आती नहीं, तो नाम कहाँ से इंग्लिश में लिखेगा। तो जो लड़का मेरे साथ दूसरा बैठता था मेरे डेस्क के ऊपर, वो शहीद भगत सिंह का भतीजा था, वो वीर चक्र है, आर्मी से जनरल रिटायर्ड है, और वो हमेशा मेरे को अपने ताए की बात बताता रहता था कि सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, ताया जी ने ऐसे किया, ताया जी ने ऐसे किया। तो वो जो एज होती है 14-15 साल की, 5 साल से 5वीं क्लास से लेके 8वीं क्लास तक, वो एक रियल जेंडर चेंज एज होती है। उसी में ये लोग उग्रवादी बनाते हैं, उसी में साइंटिस्ट बनते हैं, उसी में सब चेंज होता है। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग के अंदर ये बात घुस गई कि मैंने सोसाइटी के लिए कुछ करना है, मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। उसके बाद मैं क्या, मेरी सिलेक्शन हो गई नेवी में। अच्छा, आपने सर इंजीनियरिंग किया है? मैंने नेवी से मैरिन इंजीनियरिंग कर। अच्छा, वेरी गुड, ओके। तो वहाँ 4 साल कॉलेज में होती है पूना में, ओके। और 1 साल जहाज पे होती है। सही। तो जैसे हम लोग जहाज के ऊपर पहुँचे, तो जहाज में शाम को डिनर पे कैप्टन से बात हो रही थी। तो मैंने कैप्टन से कहा कि सर हमारी सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, फिर जहाज का चीफ इंजीनियर बन जाओ, कैप्टन बन जाओ, आप 6 महीने जहाज पर रहो, 6 महीने चंडीगढ़ जैसे शहर में कोठी बना लो, 6 महीने बाहर आओ, लेकिन आप सोसाइटी के लिए क्या काम कर रहे हो, तो आप अपने लिए कर रहे हो। तो कैप्टन कहता है तूने सोसाइटी के लिए काम करना है। मैंने कहा हाँ जी, भगत सिंह ने इतना काम किया, दूसरों ने इतना किया, हमें भी तो कुछ करना चाहिए। तो कहता तू जहाज खरीद ले और सोसाइटी की सेवा कर। मैंने कहा सर ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, आदमी थोड़ा जहाज खरीद सकता है, जहाज के ऊपर तो नौकरी मिल जाए इतना ही क्या कम है, आदमी नहीं जहाज खरीद सकता, वो तो करोड़ों का आता है। कहता है आदमी नहीं खरीद सकता। मैंने कहा ना, कहता सवेरे मेरे कैबिन में आना, मैं तेरे को आदमी का नाम बताऊँगा, उसने 100 जहाज खरीदे हुए। वो तो चलो रात की बात थी, ख़त्म हो गई। तो हमारे यहाँ तो ऑफिस भी 8 बजे लगता है, तो मैं 8 बजे कैप्टन के ऑफिस में गया, तो उसने मुझे शिपिंग कंपनी के चेयरमैन का नाम बता दिया, और उसके 125 जहाज थे, उसकी लिस्ट दे दी जहाज़ों की। तो मैं हैरान हो गया, मैं कि एक बंदा 125 जहाज़ों का मालिक, ये कैसे हो सकता है। तो मैंने कैप्टन साहब, सर ये पॉसिबल नहीं है, ये सब बोगस फिगर है, क्योंकि ऐसा होता है कि 30 साल तक तो बड़ी मुश्किल से एजुकेशन कंप्लीट होती है, 70 में बंदा वैसे रिटायर हो जाता है। तो 40 साल के अंदर अगर किसी ने 100 जहाज खरीदे हैं, तो इसका मतलब उसने हर तीसरे-चौथे महीने में एक जहाज खरीदा है, और जहाज बनने में 1.5 से 2 साल लगते हैं। तो ये सारी फिगर गलत है। 40-50 जहाज इसके बाप दादा ने बनाए होंगे, बाकी इसने ऐड ऑन किए होंगे, ये तो हो सकता है, लेकिन 125 जहाज 100 जहाज बंदा एक ज़िंदगी में खरीदे, ये नहीं हो सकता। तो कैप्टन ने कहा बच्चे, जिसने जो करना है वो एक ही ज़िंदगी में करता है, इसने 125 जहाज एक ही ज़िंदगी बनाए हैं। JW मैरियट ने 2050 5 स्टार होटल वर्ल्ड वाइड एक ही ज़िंदगी में बनाए हैं, बिना $1 अपने पास से लगाए, क्योंकि उसके पास $1 था ही नहीं। और जो उबेरा है उसने 100 5 स्टार होटल इंडिया में बनाए हैं बिना कोई पैसा लगाए, क्योंकि वो तो शिमला में एक 5 स्टार होटल में कमर्शियल मैनेजर था, उसके पास पैसा कहाँ से आया। तो ऐसा कुछ नहीं है, पैसा पूसा कोई चीज़ नहीं होती, ये तो सब आपकी सिर्फ सोच के ऊपर बात है। देखो भगवान ने इंसान को एक ऐसा क्रिएचर बनाया है कि अगर वो चाहे तो वो चांद पे जा सकता है। दूसरा भगवान का बनाया हुआ कोई भी क्रिएचर ना ये सोच सकता है ना ये कर सकता है, और आप भी उसी में से हो जो चांद पे जा सकता है। सिर्फ सोच की बात है, अगर सोच होगी तो वहां तक आप पहुंच जाओ। तो चीमा सर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि सोच से ही डिसाइड होता है, पैसे से डिसाइड नहीं ना ना ना, पैसा तो कोई काम ही नहीं है, पैसे का तो कोई काम ही नहीं है बिल्कुल। चीमा सर, एक मेरा पॉइंट है कि जैसे सोच तो बहुत लोगों की होती है सर, बहुत लोग सोचते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन होता नहीं है सर। तो क्या डिफरेंस कहाँ पे आता है? नहीं, डिफरेंस आता है वो जो आपने सोचना है उसके ऊपर फिर एक्शन भी लेना है, खाली सोचने से नहीं होगा, एफर्ट भी करना है। एफर्ट भी करना है। अब मेरे केस में क्या हुआ कि मैंने जब ये चीज़ सोची, जब मेरी कैप्टन से बात हुई, ये 74 की बात है, जब मैंने इंजीनियरिंग कर ही रहा था उस टाइम, तो फिर मैंने मतलब 75 में मैंने सोचा कि मैं शिपिंग में नहीं जाऊंगा, इंडस्ट्री में जाऊंगा। तब तक मेरी शादी हो चुकी थी, तो मेरी वाइफ थी, तो उसको मैंने कहा भी हमारे पास 2 कैरियर ऑप्शन,
एक कैरियर ऑप्शन है कि जहाज का चीफ इंजीनियर बनो, कैप्टन बनो, अपना कनाल की कोठी चंडीगढ़ में बनाओ, 6 महीने जहाज पे रहो, 6 महीने चंडीगढ़ में रहो। और दूसरा कैरियर ये ऑप्शन है कि जहाज खरीदो और कैप्टन को नौकर रखो। तो वो कहती है भाई ऐसा पॉसिबल है जहाज खरीदा जा सकता? मैंने कहा भाई क्यों नहीं खरीदा जा सकता? तो दूसरे बंदे ने तो 100 खरीदे है, मैं तो एक की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग थोड़ा इंजीनियर है ना, थोड़ा एफिशिएंसी में कैलकुलेट करते हैं। मैंने कहा अगर उसके मुकाबले क्या मेरी एफिशिएंसी 1% भी नहीं है? अगर वो बंदा 100 खरीद सकता है तो मैं एक भी नहीं खरीद सकता? ऐसे कैसे हो गया? तो वहां से हमने डिसाइड कर लिया कि नौकरी नहीं करनी। और मेरी कमीशन जॉब थी, गारंटेड, कैप्टन रिटायर और 1 लाख रुपये पेंशन, उसको किक मारी है, ये सोचना पड़ता। इसके लिए करेजा चाहिए। मेजरली आपको 5 C's चाहिए, जो मैं बार बार बताता हूँ बच्चों को, है ना। 5 C's में क्या है कि कॉन्फिडेंस, करेज, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और कम्युनिकेशन। ये 5 ही है। तो सर ये जो आपने कम्युनिकेशन बताया इसका क्या मतलब है सर? ये कम्युनिकेशन स्किल बोलने का है, ये क्या कम्युनिकेशन? अब देखो, आप मोदी जी को ले लो और मनमोहन सिंह को ले लो। हाँ मोदी का नॉलेज मनमोहन सिंह के मुकाबले 1% भी नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल से मनमोहन सिंह मार खा गए, कुछ कर नहीं पाए जितना करना चाहिए था, जितना उनका नॉलेज था। अच्छा चीमा सर, ये करेज जो होता है ये क्या, वो जो आपने कलेजा बताया, रिस्क ये पंजाबी में कलेजा है, रिस्क टेकिंग। अब रिस्क टेकिंग की मैं आपको बताता हूँ कितना कितना रिस्क जो है बंदे को लेना चाहिए और बंदा ले सकता है। पहली बात, कमीशन जॉब को छोड़ दो, ये अपने आप में रिस्क है ना पूरा। हाँ जी। दूसरी बात, जब मैंने मतलब ये फिर मैंने एक इंडस्ट्री लगाई, फिर जब मैंने नौकरी छोड़ी थर्मेक्स की तो मुझे 71,000 रुपये का चेक मिला, जो भी प्रोविडेंट फंड वगैरह, ग्रेच्युटी ड्यूटी जो भी बोलते हुए। तो वो 12 साल की नौकरी का 88 साल में, 90 साल में, मैंने 88 में नौकरी छोड़ी तो 99-90 में मेरे को मिला 71,000 का चेक। और सारे 71,000 का मैंने हाइड्रोलिक खरीदा, मारुति कार में लादा और अपने आंगन में जाकर के, फार्म हाउस के आंगन में जाकर के वो ईंट पाथने की मशीन बना दी। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे पास ये 12 साल की कमाई है या कुछ भी, ठीक है। वो जब सारी मशीन बन के तैयार हो गई, लास्ट 2,000 रुपये की गड्डी मेरी जेब में बची, तो मैं और मेरी वाइफ और एक हमारे पास मारुति कार थी, उसमें आधी टंकी पेट्रोल था। हम लोग बरेली गए अखबार के ऑफिस में, हमने उनसे कहा जी ये हमारी रिसर्च है, ये हमारा राइटअप है, आप इसको छाप दो। तो उन्होंने कहा भी सरदार जी हम छाप तो देते हैं, आपकी ये अच्छी है इन्वेंशन, लेकिन आपको 12,000 रुपये की एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी। 12,000 की सन 90 में उतनी वैल्यू थी जितनी आज 1,20,000 की। तो अगर आज आपने 1,20,000 की एडवर्टाइजमेंट दे दी तो एक बार आपका भी कलेजा हिलता है ना। लेकिन मैंने क्या किया कि 2,000 की गड्डी जो थी, 20 के नोट की, 100 नोट की, उस टाइम स्टेपड गद्दी आती थी, आजकल तो 20 का नोट आता ही नहीं है, वो मैंने उसके टेबल पर रखी और 10,000 का चेक काट दिया और बैंक में पैसा नहीं था। अच्छा, 10,000 का चेक काट दिया, बैंक में पैसा बिल्कुल नहीं था, वही लास्ट पैसा था 2,000 और आधी टंकी पेट्रोल थी, वापस हम आ सकते थे। तो उसमें हम वापस आ गए वहाँ से, क्योंकि उसने एडवर्टाइजमेंट क्लियर कर दी, उसको पेमेंट मिल गई, 10,000 का चेक मिल गया, 2,000 कैश मिल गया, उसने क्लियर कर दी। अगले ही दिन पूरे इंडिया की सारी अखबारों ने उस न्यूज़ को पिकअप कर लिया। वो क्वार्टर पेज का राइटअप था, बैक पेज पे अखबार के, और हमारे उस आंगन में 2-2 कारें आने लगी। तो जो मेरे भाई थे छोटे, एक ने मैनेजमेंट की थी, एक ने अकाउंट्स किया था, उन्होंने फटाफट टेंट हाउस से टेबल लाए, कुर्सियाँ लाए किराए पे, अखबार कपड़ा बिछाया और उसमें उनको कानून बना दिया कि इस मशीन की एजेंसी देंगे 50,000 रुपीज़ पर डिस्ट्रिक्ट डिपॉजिट। तो एक बड़े मियाँ आए, वो कहते हैं मुरादाबाद की एजेंसी लूँगा लेकिन दूंगा 20,000। मैंने कहा ले लो यार, अपने पड़ोसी है। मैंने कहा कम से कम अखबार वाले का तो बिल क्लियर होगा। तो मैंने उसको 20,000 में दे दी और उसके बाद में हमें उससे 40 लाख रुपया इकट्ठा हुआ। 2 महीने के अंदर हमने 40 लाख रुपया इकट्ठा किया। सन 90 में 40 लाख की वैल्यू थी 4.6 करोड़। वो 2 महीने के अंदर, वो भी 2 महीने के अंदर। तो चीमा सर, ये आपने जो इनिशिएट किया सारा चीमा बॉयलर कंपनी, किस ईयर में आपने ना? फिर क्या हुआ कि फिर वो मशीन फेल हो गई। हाँ जी।
फिर वो मशीन फेल हो गई तो वो सारा पैसा हमारा बह गया। अच्छा। सिर्फ वर्कशॉप तो हमने बना ली थी, वर्कशॉप तो बच गई, लेकिन वो मशीन फेल इसलिए हो गई कि वो थी हाई टेक्नोलॉजी हाइड्रोलिक प्रेस। क्योंकि हम लोग इंजीनियर हैं, हमारी सोचने की क्षमता कुछ और है, और जो भट्ठे वाले हैं वो बिल्कुल गधा हाँकने वाले मजदूर हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनकी मेंटालिटी डिफरेंट है। तो उसकी वजह से उन्होंने सोचा अगर मशीन आ गई तो हमारी नौकरी चली जाएगी, तो इसलिए उन्होंने सैबोटेज कर दी, मशीन चलने नहीं दी। अच्छा। इसका हमें पता नहीं था कि ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। ओके। तो एक दिन ऐसा आया कि सिर्फ एक 100 का नोट बचा, वो सारा 46 लाख रुपया खत्म हो गया। फिर मेरा जो फाइनेंस वाला भाई था उसने बोला भाई साहब अब तो यही रह गया एक गधे के कान के बराबर नोट, इसका देख लो क्या करना है। फिर हमने उसका जीप में 20 लीटर डीजल डाला, उस टाइम 100 रुपये में 20 लीटर आता था, आजकल तो शायद 2 लीटर आता है ना। तो हमने एक इंडस्ट्री में गए, रास्ते में भूख लगी, फिर हमने 3 रुपये के अमरूद खाए, और फिर इंडस्ट्री में जाके, क्योंकि मेरा 12 साल थर्मास में नौकरी करी हुई थी, इंडस्ट्री में नाम था, तो उस समय 15,000 रुपये का ऑर्डर लिया, उससे 5,000 रुपये एडवांस दिया। फिर 4 बजे हमने पनीर के पकौड़े खाए। ये नहीं सोचा कि अब हम भूखे मर रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 4 बजे पनीर के पकौड़े खाए, और शाम तक हम 65,000 का ऑर्डर लेकर आ गए। अगले दिन हमने बॉयलर का काम शुरू कर दिया। ओके चीमा सर, ये जो आपका बॉयलर का काम स्टार्ट हुआ सर, इसकी ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा बताओ, किस ईयर में स्टार्ट हुआ और ग्रोथ कैसे? ये एक्चुअली हमने रेट्रोफिटिंग से स्टार्ट किया बॉयलर को रिपेयर करने में। ओके। उसमें भी मैं आपको एक कलेजे की बात बताता हूँ कि जब हमने यहाँ पर नया ऑफिस खोला चंडीगढ़ में आके 95 में, तो हम लोगों ने एक फर्नेस बनाई जो कि फ्यूल कम खाती थी और किसी भी बॉयलर में वो लग जाती थी। तो उस फर्नेस की हमारी इनपुट कॉस्ट 2 लाख रुपया था। तो जिस कस्टमर ने हमें 3 लाख दिया उसको भी हमने वही इक्विपमेंट दिया, जिसने 1.5 लाख दिया उसको भी हमने वही इक्विपमेंट दिया। 1.5 लाख वाले के पास 50,000 हमारा चला गया, 3 लाख से 50,000 हमें बच गया। लेकिन उसकी वजह से ये हुआ कि जो 10-15 पहले इक्विपमेंट गए वो कामयाब हो गए, फिर किसी ने प्राइस नहीं पूछी। तो अगर मैंने मतलब 1.5 के बदले 2 लाख का माल देना, अगले से 1.5 लाख का लेना, अगले को 2 लाख का माल देना, इसके लिए भी कलेजा चाहिए, क्योंकि आप पहले से दे रहे हो 25%। छोटा मोटा वोट दिया, उसको देखो आप, जब आपके पास पैसे नहीं है। आज 25,000 देना कोई बात नहीं है, 50,000 देना आज कोई बात नहीं, लेकिन उस टाइम देखो 50,000 95 साल उसकी वजह है ना। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ये सक्सेस का राज होती है। यही चीज हमें 2 करोड़ से 200 करोड़ गए हम सिर्फ 8 साल। 2000 में हमारी टर्नओवर 2 करोड़ थी और 2008 में 200 करोड़ थी। उसके लिए एक मेजर फैक्टर है इनोवेशन, क्योंकि हम वो काम करते हैं जो दूसरा नहीं करता। अच्छा चीमा सर, मेरे को ये बताइए कि जैसे पंजाब में ये जो हमारा इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पॉल्यूशन, पराली की प्रॉब्लम है। अब देखिए पराली में हम लोग सबसे आगे हैं। एक तो हमने आज से 15 साल पहले 100% पराली पर 12 मेगावाट का राजपुरे में प्रोजेक्ट लगाया और वो आज तक चल रहा है। दूसरा, आज हम लेटेस्ट हमारी जो इनोवेशन है वर्ल्ड में पहली बार है, पराली से डायरेक्ट एथेनॉल बना रहे हैं। अच्छा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम 100 करोड़ का हमारे पास ऑर्डर है। पराली से सीधा एथेनॉल बॉटल में भर के निकलेगी। अच्छा, तो बायोडीजल की तरह से यूज होगा सर? नहीं, पेट्रोल में ही पड़ेगा, पेट्रोल के रेट ही बिकेगा। अच्छा, डायरेक्ट एथेनॉल अल्कोहल बनेगी। तो वो किस लेवल तक हो चुका है सर आपका? ऑलरेडी हमारे पास ऑर्डर है। अच्छा, एग्जीक्यूट हो रहा है। एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो इससे पराली वाला पॉल्यूशन वाला सारी प्रॉब्लम। और उसके अलावा पराली को जलाने में भी हमारा मैक्सिमम नंबर है, क्योंकि पराली को जलाने में पहले पराली को काटते थे, काटने में बड़ी पावर लगती थी क्योंकि वो उसके अंदर सिलिका होता है, कोई भी मटेरियल स्टैंड नहीं करता। तो हमने ऐसी टेक्नोलॉजी अभी बनाई है जिसमें उसको काटने की जरूरत नहीं, सीधी जो बेल है वो बॉयलर में जाएगी। अच्छा, ये भी इन्वेंशन है। चीमा सर, आप के मैंने और भी बहुत से वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे सर, और आप जो नए लड़के हैं जैसे जो बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, हाँ, तो उनको सर आप बहुत मोटिवेट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। जी, एक्चुअली मेरी लाइफ का टारगेट है
कि जैसे कैप्टन ने सर, मेरा मैं आपको दिमाग चाय भी दे देता हूँ। आई थिंक आपकी चाय आ गई है, तो यू कैन हैव टी आल्सो। थैंक यू। तो जैसे कैप्टन ने मेरा दिमाग खराब किया, जैसे कैप्टन ने मेरा दिमाग खराब किया, और आज हमने एक ये इंडस्ट्री लगाई और आज हमारे पास इतने बंदे काम कर रहे हैं, 1500 बंदा काम कर रहा है। तो इसी तरह मैं एटलीस्ट 1000 बंदे का दिमाग खराब करना चाहता हूँ ताकि वो एंटरप्रेन्योर बने और वो दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे, क्योंकि अपनी कंट्री को एंटरप्रेन्योर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक एम्प्लॉयर नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी कहाँ से? सही। और अभी मेरी लास्ट वीक बात हो रही थी वॉल्वो वालों से, तो वो ये कह रहे थे कि हम लोग इंडिया से बना के वॉल्वो वर्ल्ड में देना चाहते हैं। ओके। तो वॉल्वो के पार्ट आप ही लोग बनाओगे तभी तो वर्ल्ड को जाएंगे। अगर जर्मनी में बनेंगे तो वर्ल्ड को कैसे आएगी? वो तो खुद ही इम्पोर्ट करोगे वॉल्वो। सही है। तो मतलब ऐसे क्यों वॉल्वो इम्पोर्ट करो? क्यों ना वॉल्वो यहाँ से बना के आप लोग इंजीनियर हो, बनाओ एक एक पुर्जा, एक गरारी बनाने में क्या टाइम लगता है? बनाओ और दो वर्ल्ड को। तो जो आपने 5 सी बताए सर, करेज, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, तो ये सारे अगर किसी के पास हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकता है। एग्जैक्टली। जो बंदा अपना कफन सिर के ऊपर बांध के निकलता है वो एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बनता है। ये पहली क्वालिफिकेशन है एंटरप्रेन्योर बनने की। इतना आपके अंदर कलेजा होना चाहिए, पंजाबी में इतना करेज होना चाहिए कि पीछे नहीं हटना, फिर सारे रास्ते साफ हो जाते हैं। सिर्फ हिम्मत ही इंसान को एवरेस्ट तक पहुंचाती है। जी मैं सर एक मैं पॉइंट आपसे बोलूँगा कि जो हमारी सोसाइटी है ना सर इंडिया की, उसमें रिस्क लेने को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। जैसे भी सेफ जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो इस तरीके से फैमिलीज में भी कल्चर बनाया जाता है कि आप रिस्क ना लें। आपका इसके बारे में क्या मानना है सर? जब हमारे पेरेंट्स पाकिस्तान से खाली हाथ आए, अच्छा पाकिस्तान से 47 में खाली हाथ आए, और उन्होंने ये सोचा कि वहाँ तो सब कुछ वहाँ रह गया ना, कोई भी चीज़ नहीं थी, सिर्फ जो कपड़े पहने हुए थे वही थे। तो उन्होंने सोचा कि हमारी बाकी की ज़िंदगी सारी अब रोड पर ही कटेगी, क्या करेंगे? लेकिन एक दिन भी उनको रोड पे सोना नहीं पड़ा। और 3-4 साल के बाद मेरे डैडी ने यूपी में 50 एकड़ ज़मीन बना ली। ओके। ऐसा कुछ नहीं होता, तो रिस्क लेना चाहिए। रिस्क 100% लेना चाहिए। अरे ज़्यादा क्या होगा यार, नहीं चलेगा फिर वापस। ओके। अब मैंने जो नौकरी छोड़ी है, फिर नहीं चलेगी तो नौकरी क्या 5000 की कम की मिल जाएगी, और क्या हो जाएगा? उससे ये थोड़ा कि नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा चीमा सर, आपका एक्सपीरियंस से आप क्या बोल सकते हैं कि जो एंटरप्रेन्योरशिप में कोई जाता है जब, तो उसको कितना टाइम लगता है ऑन एन एवरेज इंडियन इकोसिस्टम में, जिसमें हम बोल सकें कि उसका काम चल जाएगा? कुछ ऐसा बता सकते हैं? देखो उसके लिए क्या होता है कि मैंने कैसे किया, मैं अपना ही केस ले लो। तो मैंने सबसे पहले अपने भाइयों को साथ लिया। ओके। मेरे 2 भाई थे, उन्होंने बीएससी करी हुई थी, उन्होंने एमएससी करके लेक्चर लग रहा था, और मैं तो शिपिंग में था ही। तो मैंने उनको बोला कि हम लोग इंडस्ट्री में जाएंगे, तो मैं इंजीनियर हूँ, एक बंदा मार्केटिंग मैनेजमेंट करो, एक बंदा अकाउंट्स करो, एमए इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हमने अपने घर में टीम बनाई। उसके बाद में चौथे की शादी हो गई। अब 4 लेडीज थोड़ी ना एक घर में रहेंगी, अंबानी की नहीं रह रही, इंदिरा गांधी की नहीं रह रही। तो मैंने चारों लेडीज को अलग से इकट्ठा किया, कम्युनिकेशन भी इसमें आता है। उनको मैंने बोला कि अगर तुम लोग 5 साल इकट्ठी रहोगी तो मैं हर एक को एक घर और एक कार दूंगा, और 5 साल के बाद एक दिन भी नहीं लेना, यही आज ही कमिटेड है। उसकी वजह से वो भी चारों इकट्ठी हो गई, और सारे चारों भाइयों का और चारों भाभियों का, पूरे हर फैमिली मेंबर का एक यूनिक डायरेक्शन में फोर्स मिला, जो कि हमारी कामयाबी का राज है। और कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता, इंटेलिजेंट कोई भी नहीं होता, ना होने की कोई जरूरत है, सिर्फ करेज की जरूरत है। अच्छा चीमा सर, आपकी कंपनी में हंड्रेड्स ऑफ इंजीनियर्स अभी काम कर रहे हैं। जी जी। आपने एक डाटा दिया था। तो जब आप सर रिक्रूट करते हैं अपनी कंपनी के लिए टेक्नोक्रेट्स को रिक्रूट करते हैं जी, तो उसमें क्या देखते हैं? अभी जैसे आप इंटरव्यू से पहले मेरे को बता रहे थे कि मैं ऑनेस्टी चाहता हूं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? ऑनेस्टी देखते हैं, फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं, और ये देखते हैं कि ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा। नॉलेज नहीं हम देखते हैं, ओके। नॉलेज तो हमको वैसे ही इम्बेड करना पड़ेगा। हाँ जी।
हाँ, लेकिन बेसिक उसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ओके एटलीस्ट उसको मतलब जो पहाड़े हैं वो आने चाहिए। ओके ये नहीं कि उसको एक गिलास में पानी भी कैलकुलेट करना ना आए, ओके उतनी बेसिकली बेसिक उसकी बेसिक्स क्लियर हो। बाकी हमें वैसे पढ़ाना ही पड़ता है, वो हम पढ़ाते ही पढ़ाते हैं। तो आपका पूरा एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता हाँ है, जी, जी। एचआर डिपार्टमेंट है जी। और उस हिसाब से करते हैं। हाँ, वो रिटर्न टेस्ट भी लेते हैं और बाकी सारे इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू लेते हैं, इंजीनियर्स करते हैं ओके और सारा करते हैं। अच्छा चीमा सर, आप मोहाली एक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, आप मोहाली डिस्ट्रिक्ट के सीआईआई के मैं रिप्रेजेंटेटिव जोनल चेयरमैन। जोनल चेयरमैन है। जी जी। तो सर सीआईआई ने एक एग्जाम आईपीएट एग्जाम जो स्टार्ट किया है, जिसके थ्रू वो एक एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, अभी अक्टूबर में ही एग्जाम है, और उसके थ्रू क्या क्या जो आईपीएट स्कोर आएगा वो सारे सीआईआई मेंबर्स कंपनीज को जो 10,000 प्लस वो बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि देखो हमें 300 बंदे का इंटरव्यू लेना पड़ता है और उसमें से 3 निकल के आते हैं और उसमें से हम 3 रखते हैं, उसमें से 2 भाग जाते हैं, एक ही बाकी बचता है। ओके तो इसलिए बड़ी बुरी हालत है भैया, इंडस्ट्री वाले बहुत परेशान है, ढंग का इंजीनियर कहीं मिलता ही नहीं है। हमें अगर कहीं ढंग का इंजीनियर मिले तो हम तो कार भेज के उसको लिफ्ट करा के लाएं। अच्छा सर, मेरे को ना एक आप बिल्कुल प्रिसाइजली ये बताएं कि अच्छे इंजीनियर से मतलब क्या है सर आपका? जिसके बेसिक्स क्लियर हो, मतलब टेक्निकल नॉलेज आता हो, टेक्निकली बेसिक उसको बेसिक क्लियर हो, अच्छा। मैथ पूरा आता हो, अच्छा। बेसिक क्लियर हो और उसके अंदर सीखने की क्षमता भी हो, अच्छा कि वो सुपर नहीं है, वो सीखना चाहता है। क्योंकि जब तक आप चाहेंगे सीखना तभी तक दिमाग के अंदर जाएगी। जब आप सीख ही गए तो फिर तो आपके लिए बंद हो गया ना, फिर आप सीखोगे नहीं फर्दर। जी मैं सर, आप जैसे अभी तो शायद इंटरव्यू आप खुद नहीं लेते होंगे जी। लेकिन एक ऐसा भी टाइम रहा होगा जब आप खुद हाँ इंटरव्यू लेते बिल्कुल, थे, हम खुद ही लेते तो हैं। आप सर चेक कैसे करते थे? जैसे अगर मैं कैंडिडेट हूँ तो ये चीज चेक कैसे करते थे सर आप? देखो, जो बात है टेक्निकल चेक करने की, तो आप उसको गिलास में पानी कितना है ये नहीं निकाल सकता बंदा, उसको फुट्टा भी दे दो फिर, क्योंकि अब ये ग्लास यहाँ से टेपर हुआ है, अगर उसने कोई इंजीनियरिंग स्किल करी होगी तभी यहाँ से निकाल पाएगा, नहीं तो नहीं, फंस जाएगा, इसी गिलास में फंस जाएगा। सही है। कोई लंबी चौड़ी टेक्निकल की जरूरत नहीं है ना। सेम थिंग, अब दूसरा गिलास भी उठा लो, इसका भी नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर डायमीटर अलग है, यहाँ पर डायमीटर अलग है, इतनी स्किल नहीं है उसके अंदर, क्योंकि उसके बेसिक्स क्लियर नहीं, कोई लंबा चौड़ा जाने की जरूरत नहीं। तो थोड़ा अगर निकाल भी लेता है, फिर उसको पूछो इसमें वो घी डालेगा तो कितना आएगा, लोहा डालेगा तो कितना आएगा, एल्यूमिनियम डालेगा तो कितना आएगा, वहीं फंस जाते हैं, क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं, कभी देखा नहीं। यहाँ तक कि हर इंजीनियर के घर में प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में प्रेशर कितना है किसी को नहीं पता यार। सही है, इतनी बुरी हालत है। सही है। घर में डालडा देसी घी का डिब्बा आता है, उसमें 950 ग्राम है, यही नहीं पता। कभी उन्होंने देखा ही नहीं रसोई में जाके, ये 220 के प्लग है, ये नहीं पता 220 वोल्ट है। सही, तो मतलब ये सारा इतना बुरी हालत है। बेसिक्स पता होने चाहिए। बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक पता होगा तभी तो आगे कैलकुलेट कर पाएगा, ये तो आगे कहाँ से करेगा। अच्छा चीमा सर, आप जैसे जो अभी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जैसे कॉलेजेस में हैं या हायर एजुकेशन कर रहे हैं जी, तो उनके लिए आपका मैसेज क्या है सर? अब ये कैसे पता लगे कि वो बच्चा, क्योंकि हर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं ना बन सकता सर, नहीं हर कोई तो बन नहीं सकता, हर कोई नहीं जा सकता, ये आप भी मानते हैं? इसके लिए क्या है कि जो टीचर्स हैं, हाँ जी, टीचर्स का मैं टीचर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस बच्चे में फायर है, जिसकी बैली में फायर है, उसको हमारे जैसों से इंट्रोड्यूस करा दो, क्योंकि जिसकी बैली में फायर होगी वही इतने बंदों से लड़के वही सिर के ऊपर कफन बांध पाएगा, दूसरा नहीं। जिसकी बैली में पानी है उसने कुछ नहीं करना। हाँ सही है ओके, बैली में फायर ही चाहिए। अच्छा चीमा सर, अब मेरे लास्ट 2 क्वेश्चन आपसे। हाँ। मेरा पहला आप जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन वो ये कि अब आप आगे, हाँ। आपने पक्का कोई विजन होगा आपका, कोई टारगेट होंगे सर, हाँ। अब आगे क्या टारगेट रखे हैं आपने अपने लिए कि क्या? मैंने तो 1000 बंदे का दिमाग खराब करना है, बस वो तो मैं कर ही रहा हूँ, अपनी कोशिश कर ही रहा हूँ, है ना। 200-300 तो हो गए, वो मुझे ईमेल कर देते हैं कि सर हम करके। एज अ कंपनी सर, जैसा नहीं एज ए कंपनी, अब देखो अब कंपनी हमारा छोटा ब्रदर है, वो एमडी है, अब ये लोग आगे ले जाएंगे ना, ले जाएंगे। इन्होंने मेरे ख्याल 2 साल में 500 करोड़ का टारगेट रखा हुआ। अच्छा, 2 साल में 500 जाएंगे। अच्छा, तो इसमें एक्सपोर्ट भी होता है सर? एक्सपोर्ट काफी है, एक्सपोर्ट काफी कर रहे हैं। हाँ। ओके, एक्सपोर्ट में जरूरत भी है एक्सपोर्ट की। और मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे सर, वो जो मैं आपसे इंटरव्यू किया उसके बारे में है कि सर जैसे मैंने आपसे इंटरव्यू किया तो आपको इसके बारे में क्या आप मानते हैं कि जैसे ऐसा इंटरव्यूज का
कैसे बेनिफिट होता है और क्या ये करते रहना चाहिए और क्या है? ये बिल्कुल करते रहना चाहिए और हर कॉलेज को वेबिनार करानी चाहिए। ओके। मैं जितने भी यहाँ चंडीगढ़ के वो नज़दीक कॉलेज है उनमें तो मैं जा के पहले लेक्चर देता था। ओके। और अभी यहाँ पे CGC लांड्रा में एक कॉलेज है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, उसमें भी अभी पहले हम लोग क्या किया कि फाइनल ईयर वालों के साथ इंटरेक्शन करते थे। ओके। फिर क्या हमने देखा कि अब रोवत क्या हो जब चिड़िया चुगी खेत। हाँ जी। तो अब अगर हम फाइनल ईयर में हमने बोल भी दिया कि तेरे को बेसिक समझनी चाहिए, लेकिन उसने 3 साल तो कुछ किया नहीं, तो अब तो कुछ कर ही नहीं सकता, चाहकर भी नहीं कर सकता। सही बात है। तो अब हमने जो स्टार्टिंग जैसे ही फ्रेशर्स आते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले या जितने भी कॉलेज है, ये थापर कॉलेज है, ये लोग मेरा लेक्चर उसी टाइम करवाते हैं ताकि उस बच्चे को उस टाइम ही लग जाए कि यार मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहिए। और अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है तो आपको बेसिक हर सब्जेक्ट का आना चाहिए, है ना। वो क्या है, छत्री, वैश्य, शूद्र, जो भी 4 वर्ण होते हैं, वो चारों वर्ण आपको आने चाहिए, तभी आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। एंटरप्रेन्योर की पहली क्वालिफिकेशन है चारों वर्ण आना चाहिए। उसको सफाई करना, झाड़ू भी आना चाहिए, उसको पढ़ाना भी आना चाहिए, उसको एजुकेशन देना भी आना चाहिए, उसको फाइट भी करना आना चाहिए, छत्री भी होना चाहिए, सारे काम होना चाहिए। चारों वर्ण की क्वालिफिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए, सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। चारों वर्ण के तो एटलीस्ट होने चाहिए। चीमा सर, आपने टाइम दिया और बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे बताए। आई एम श्योर यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, यू मस्ट हैव एंजॉयड एंटायर इंटरेक्शन। एंड सर बहुत थैंक्स आपका। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट थैंक्स, बी ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन योर लाइफ। थैंक यू।